डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं भूगोल का क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है 2022 एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर रहेगा 70 नंबर का और समय मिलेगा आपको 3.25 घंटे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से इसके आंसर रहेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को ध्यान से देखने पर ही पीडीएफ का पासवर्ड आपको बताया जाएगा। और पीडीएफ का अगर पासवर्ड चाहिए तो वीडियो को स्किप करते ही आपसे वो पासवर्ड मिस हो सकता है, तो वो गलती ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर का ऑप्शन जो है मात्रात्मक क्रांति, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और याद रखना है आपको, मैं बता दूं, आपके हिंदी को, बायोलॉजी को, इंग्लिश को, हिस्ट्री को और ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, इन सभी को सॉल्व कर दिया गया है। यानी कि अभी तक आपके कंप्लीट 5 विषय को कंप्लीट कर दिया गया है फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो ये याद रखना आप कि आपके इतने विषय कंप्लीट है। आप इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिलती, वीडियो नहीं मिलती, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ध्यान रखना है आपको। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब अल हसन जो हैं, अल हक जो हैं, इनका ये देन है। ख ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो वो था डेनमार्क। ठीक है, ख ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो रेखीय बस्तियां होती हैं। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपके जो 2022 के मॉडल पेपर से अर्धवार्षिक परीक्षाएं के पेपर जो हमारे पास आए हैं, उन सभी को हम बना रहे हैं। अभी आपको मैंने बता दिया, 5 विषय आपके सॉल्व कर दिए हैं मैंने, बाकी के करे जा रहे हैं। तो उसके लिए सावधानी से वीडियो को हमेशा देखते रहें। जो जो चैनल पे एक्टिव हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि आप भी अपने प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर अगर जो होते हैं, या अर्धवार्षिक के पेपर जो हो चुके हैं, या वार्षिक परीक्षाएं जो होंगी, उनके उत्तर चाहते हैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आप अपने उन क्वेश्चन पेपर्स को पीडीएफ बना के या साफ फोटो खींच के 8469022568 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे। इसके अलावा इस पे कोई भी मैसेज ना करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये नंबर केवल हेल्पलाइन है, ताकि आप लोगों के सॉल्यूशंस कंप्लीट कराए जाए। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो वो है आपका गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है, बाकी सारे के सारे नदियों के तट पर अवस्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो तारापुर जो है वहां पर किया गया था। घ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, पासवर्ड को भूलने के लिए गलती मत करना। पासवर्ड मतलब मैं बताऊंगा तो उसको भूल कैसे जाओगे, कि आप स्किप कर दोगे तो आप जो है पासवर्ड आपको मिलेगा नहीं, और पासवर्ड मिलेगा नहीं तो समझो आप भूल ही गए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना जो है सबसे प्रदूषित नदियों में मानी जा रही है। तो ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, रेड जेल के शब्दों में मानव भूगोल की परिभाषा आपको बतानी है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलकर्ता फ्रेडरिक रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेड जेल ने यह परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी है। उन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। तो हम केवल रेड जेल के हिसाब से मानव भूगोल की परिभाषा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अध्ययन तक आप लिख दोगे, बाकी आगे की चीज़ें जो है वो आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है ये ध्यान रखना है। जननांकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक के नाम आपको बताने हैं। तो मानव विकास के 4 प्रमुख जो स्तंभ है या घटक है, उसमें समता है, सतत पोषणीयता है, पोषणीयता है, और उत्पादकता है, और सशक्तिकरण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पहला पासवर्ड नोट करें। आपका पहला पासवर्ड जो है वो है 11 यानी कि 11। पहला पासवर्ड आपको मिल चुका है। ध्यान रखना है कि वीडियो को स्किप ना करना। ऐसे ही पासवर्ड बताऊंगा और आपको फिर पासवर्ड नहीं मिलेगा। 8 अंकों का पासवर्ड बताऊंगा, 2 अंक अभी बता चुका हूँ। आगे के वीडियो में आगे के जो पासवर्ड है उनको बता दूंगा।
12वां जो क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? जब लोग अपनी चिकित्सा या उपचार के लिए अपने देश से बाहर किसी देश या किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं, तो यह चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। ठीक है। 13वां जो क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मुख्य श्रमिक, दूसरा है सीमांत श्रमिक और तीसरा है अश्रमिक। ठीक है, 3 आपको ये नाम याद रखने हैं। 14वां जो क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत भी आपको बतानी है। तो इसकी जो साक्षरता दर है वो 93.91 है और वो केरल की है। तो केरल की आपको याद रखना है, केरल सबसे ज़्यादा साक्षर दर रखता है हिंदुस्तान में काफ़ी समय से। 15वां जो क्वेश्चन है, इसमें हम बात करें तो यहाँ पूछा गया है, परिक्षिप्त यानी एकाकी बस्तियाँ किस प्रकार की होती हैं तथा ये भारत के किस राज्यों में पाई जाती हैं? तो इस तरह की बस्तियाँ छोटे-छोटे हैमलेट एक क्षेत्र बड़े क्षेत्र पर दूर-दूर बिखरे होते हैं और यहाँ पर इसका कोई अभिन्यास नहीं होता क्योंकि इन बस्तियों में केवल कुछ ही घर होते हैं। सामान्यतः ये बस्तियाँ सुदूर वनों में एकांकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती हैं। ऐसी बस्तियाँ छोटी पहाड़ियों पर भी होती हैं जिनके आसपास के ढालों पर खेत अथवा चारागाह होते हैं। भारत के मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश या हिमालय प्रदेश और केरल के अन्य भागों में छोटी पहाड़ियों की छालों पर और जंगलों में तथा भूभाग के अत्यधिक विखंड विकृति वाले स्थानों पर ये देखने को मिलता है। तो इन जगहों पे ये देखने को मिलेगा, इनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान रखना है पासवर्ड के लिए वीडियो को स्किप मत करना। धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज में कोई 2 अंतर आपको बताने हैं। तो धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होते हैं, अत्याधिक खनिज में धातु नहीं होते। सॉरी, अधात्विक खनिज में जो है धातु नहीं होते हैं, ठीक है? और धात्विक में कच्चे रूप में होते हैं। और धात्विक खनिज के उदाहरण में हम लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज ले सकते हैं। अधात्विक में हम खनिज के रूप में चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात हो रही है। तो यहाँ पे मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? तो भौतिक भूगोल की तरह मानव भूगोल भी स्वयं में एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। अपनी विषय वस्तु तथा उसके विश्लेषण के लिए मानव भूगोल अनेक सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर करता है। यह दूसरे विषयों को क्षेत्रीय संदर्भ यानी रीजनल पर्सपेक्टिव प्रदान करता है जिसकी उसमें कमी होती है। उदाहरणतः अगर हम बात करें तो ये आपका एक पहला उदाहरण हम दे सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं और जनसंख्या की विशेषताओं के अध्ययन के लिए मानव भूगोल अर्थशास्त्र और जननांकी की सहायता लेता है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं के लिए किसकी सहायता लेता है? इसकी लेता है। और भूगोल स्थान या इतिहास समय का ज्ञाता होने के कारण ये न केवल एक दूसरे से अंतर संबंधित है बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। ठीक है। इसी तरह से फसलों के वितरण, फसलों नहीं है फसलों के वितरण, ठीक है, यहाँ पे ये फ हटा दे, ऊ की मात्रा हटा देना। फसलों के वितरण और उन्हें निर्धारण करने वाली भौतिक दशाओं भूमि उपयोग के अध्ययन के लिए मानव भूगोल विज्ञान का सहारा लेता है। इसी तरह से मानव समुदायों, उनके सामाजिक संगठन, परिवार प्रणाली, श्रम विभाजन, रीति रिवाज, लोक नीति, प्रथाओं व जनजातियों के अध्ययन के लिए मानव भूगोल समाज शास्त्र की ओर देखता है। यानी कि मानव भूगोल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में डिपेंडेंट है। ठीक है? यही चीज़ हमें बतानी थी, हमने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में 2 अंतर आपको बताने हैं। प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है मैंने पहले आपका जब करवाया था पेपर सॉल्व उसमें भी बताया था, इसमें भी बता देता हूँ। प्रतिकर्ष कारक जो होते हैं जब लोग जीविका के साधन उपलब्ध ना होने के कारण गरीबी और तथा बेरोजगारी के कारण नगरों की ओर प्रवास करते हैं, तो इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। प्रतिकर्ष कारक के कारण लोग अपने उद्गम स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, यानी अपने जन्म स्थल से दूसरे स्थान की तरफ गमन करते हैं। और अपकर्ष कारक में नगरीय सुविधाओं एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं, यानी कि नगरों में जो गाँव में जो सुविधा नहीं है और आर्थिक परिस्थितियाँ वहाँ की सही नहीं है तो वो तब भी प्रवास करते हैं, तो इसे अपकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक के कारण लोग गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, ये अपकर्ष कारक की खासियत है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों की जाती है? तो बाजारी सब्जी कृषि क्यों की जाती है? क्योंकि कृषि में सब्जियां, फल, पुष्प उगाए जाते हैं, उनकी मांग खपत नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। वे नहीं है, वह है। ठीक है, यहाँ पे स्पेल देखो टाइप करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना कोई हो सकती है, तो आप पढ़ते समय इसको देख लेना। ठीक है।
ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं जहां इन उत्पादों की अच्छी कीमत मिल जाती है। सिंपल सी बात है, आपको समझना है कि सब्जी वगैरह नगरीय क्षेत्रों के आसपास क्यों होती है। और कृषि के इस गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है कृषि को, है ना। तो जिसकी भरपाई उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं, अतः कृषि जो है नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह से 20वां जो क्वेश्चन है, ये कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों को आपको बताना है। तो जल एक अनिवार्य संसाधन है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन जैसे औद्योगिक, कृषि और घरेलू निष्कर्षणों से प्रदूषित होता जा रहा है और इसी कारण उपयोगी जल जो है संसाधनों की उपलब्धता जो है सीमित होती जा रही है। इसको और भी ज़्यादा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे आप केवल उद्योग के लिए लिख सकते हैं कि उद्योग में बड़े पैमाने पे जलों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बिना जल के नहीं बनाए जा सकते। कृषि जो है बिना जल के कभी हो नहीं सकती। कृषि की सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है जल और भूमि, और उसके अलावा घरेलू उपयोगों के लिए भी जल की आवश्यकता है। इस तरह से थोड़ा लंबा खींच के आप बना देंगे। मैंने केवल आपको मेन पॉइंट बताया है, ये मेन पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र और कृषि और घरेलू क्षेत्र में आप अपनी मर्जी से कोई भी लाइन बना सकते हैं, आपको आंसर के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ऊर्जा के अपारंपरिक जो स्रोत कौन कौन से हैं और ज्वारीय और तरंग ऊर्जा के विषय में आपको बताना है। तो ये सतत पोषणीय ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा जो है अपारंपरिक है, पवन ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, ज्वर ऊर्जा और तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि जो है अपारंपरिक स्रोत है। ये स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं, और साथ ही कम खर्चीले व टिकाऊ भी हैं, क्योंकि ये आप नहीं बनाते, हम नहीं बनाते। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है जो ज्वार से प्राप्त, जो ज्वार मतलब होता है कि लहरें जैसे होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप से बिजली के उपयोगी रूप में परिवर्तित करती है और समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा यानी कि जो लहरें हैं की ऊर्जा को उपयुक्त टरबाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। इनमें दोनों अवस्थाओं में विद्युत शक्ति पैदा होती है, जब पानी ऊपर चढ़ता है तब भी और पानी जब उतरता है तब भी। ठीक है, तो इसे ज्वारीय शक्ति यानी टिंडल टिडल पावर कहते हैं। यह एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तरंग ऊर्जा की बात करते हैं। तरंग ऊर्जा एक उपकरण की गति से उत्पन्न होती है जो या तो समुद्र की सतह पर बहती है या तो समुद्र तल तक जाती है। तरंग जो होती है ना, लहरें, हल्की सी जो लहरें होती है उसकी बात हो। तरंग ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने के लिए कई विभिन्न तकनीकों का अध्ययन किया गया है। तरंग रूपांतरण उपकरण जो सतह पर तैरते हैं, जोड़ों में एक साथ टिका होता है, जो लहरों के साथ झुकता है। यह गतिज ऊर्जा टरबाइनों के माध्यम से द्रव को पंप करती है और विद्युत शक्ति बनाती है। इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं चाहें तो। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित करना है। तो यहाँ पर है, विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। विकास की संकल्पना गतिक है, यानी कि चलती रहती है, विकास रुकता नहीं है। इस संकल्पना का दुष्प्रभाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना आर्थिक वृद्धि की पर्याय थी, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। ठीक है, 1960 के दशक में क्या हुआ था वो आप बता देंगे। एडवर्ड के बारे में लिखना पड़ेगा आपको, इन सभी चीज़ों को बता करके। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, जो आप देख रहे हैं, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है, वीडियो को स्किप मत करना, फायदे में रहोगे। हैं, इसका एक और जो छोटा सा पैराग्राफ है ये भी आप लिख देना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिए गए हैं नंबर, उसका उपयोग केवल आप अपने क्वेश्चन पेपर को सेंड करने के लिए करेंगे, और क्वेश्चन पेपर आपका साफ होगा तभी उसकी जो है सॉल्यूशंस बनाई जाएगी। जो भी पेपर हमारे पास आते हैं, मॉडल पेपर्स ना भेजें। मॉडल पेपर्स हम वेबसाइट से ले लेते हैं, आपके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ऑलरेडी ये मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ दूंगा, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पे आ गए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पासवर्ड है उसको नोट करिए, 23। तो आपको 4 अंक मैंने बता चुका हूँ, पहले एक बार बता चुका हूँ पासवर्ड, अभी एक बार बता चुका हूँ, 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार और बताऊंगा। टोटल 8 डिजिट मिलेंगे आपको, आठों अंकों को एक साथ डाल देना
और आपका जो है पासवर्ड से पीडीएफ खुल जाएगा। ग्रामीण एवं नगर बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो सबसे पहले ग्रामीण बस्ती के बारे में लिखेंगे। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के मतलब संबंध क्यों रखती है, क्योंकि ग्रामीण होता है। ग्रामीण एरिया क्या होता है, ग्रामीण एरिया जो है पूरी की पूरी भूमि भूमि पे ही डिपेंड होती है ना, इसलिए यहाँ के निवासी जो है अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। प्राथमिक गतिविधियों में हमारा कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि आते हैं। ये उनके मुख्य व्यवसाय होते हैं और बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत जो है छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों की जो काफ़ी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप इन पॉइंटों के माध्यम से समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद में नगरीय बस्ती की बात करें तो वान रिक्टोफन के अनुसार नगर एक संगठित समूह होता है, जिसमें आप चाहे तो इनका नाम लिखिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो केवल आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। नगर एक संगठित समूह होता है जिसमें सामान्यतः कृषि कार्यों के विपरीत मुख्य व्यावसायिक, वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित होते हैं। तो नगरों में ये होता है। नगरीय बस्तियों की विशेषताएं जो हैं वो आप लिखेंगे, तो उनको भी 4-5 पॉइंट में आपको समझाना है। तो नगरीय बस्तियों की विशेषताएं जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आप इनको लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक विवरण को स्पष्ट कीजिए अथवा नगरों के अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा आप करना है, ठीक है ना। तो नगरों के प्रकृत्य प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का उल्लेख कीजिए तथा किसी 4 प्रकार्यात्मक नगर को उदाहरण सहित आप लिखिए। तो कोई भी एक करना है, तो हमने एक करा है जनसंख्या वाला। तो जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। ये मेन पॉइंट है जो इसमें अब लिखा गया है। और भारत का जो जनसंख्या घनत्व एशिया के संगतम देशों में तीसरे स्थान पर है, जो कि 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत में कई राज्यों में जनसंख्या घनत्व भिन्न भिन्न है, जो अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति और राजधानी नई दिल्ली में 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। देखिए, ध्यान रहे, अरुणाचल प्रदेश में 13 व्यक्ति हैं प्रति किलोमीटर वर्ग में, और दिल्ली में यही व्यक्तियों की संख्या 9,340, बहुत ज़्यादा सघन है ना। उत्तरी भारत के राज्यों में जनसंख्या का घनत्व जो है उच्चतर है, जबकि प्रायद्वीप भारत के कई राज्यों में, केरल में 819 है, तमिलनाडु में 480 है, ये घनत्व पाया जाता है। तो इस तरह से आप घनत्व को भी याद रखेंगे कितनी घनत्व है, ताकि आप लोग एग्जामिनर को आकर्षित कर पाएँ। इसके बाद में असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य जो है मध्यम या मध्यम घनत्व वाले राज्य हैं, यानी कि यहाँ पर जो घनत्व है ना ज़्यादा है ना कम है, मीडियम टाइप में है। भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या घनत्व वितरण इस प्रकार है। तो आप यहाँ पर राजस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश की थोड़ी सी बता देंगे। इसी तरह से न्यूनतम घनत्व वाले, मध्य घनत्व वाले, उच्च घनत्व वाले, अति न्यून घनत्व वाले जो है आप बता देंगे, ठीक है। उससे भी उच्च घनत्व वाले सबको आपको बताना होगा, और इन सभी चीज़ों डाटाओं को आपको याद रखना होगा। इसको मैं पढ़ के आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, और मेरे पास भी समय बहुत कम है, आपके बहुत सारे पेपर्स मुझे सॉल्व अभी करने हैं, ठीक है। तो जहाँ पे जो चीज़ समझाने वाली होगी वहाँ पे मैं समझा दूंगा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का आपको देखने को मिला है। भारत में जनसंख्या के घनत्व को, स्थानिक विवरण को स्पष्ट करना है, कहाँ पे किस स्थान पे किस हिसाब से, ठीक है। आपके जो 2022 के मॉडल पेपर्स हैं, अर्धवार्षिक पेपर हैं, सभी के उत्तर बनाए जा रहे हैं। चैनल पे एक्टिव हैं तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें इस पेपर की लिंक, या फिर आप इस पूरे चैनल को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक या फिर टेलीग्राम के माध्यम से। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसको ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इन पेपर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे, जो शायद ही कहीं मिले। और कोई भी चैनल आपको फुल सॉल्यूशन नहीं देगा, मैं ही देता हूँ हर साल, और इस साल भी मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर आपका है, भारत के दिए गए मानचित्र में जो है निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाना है। उपयुक्त चिन्ह तो इसने बताया नहीं कि क्या बताना है, तो आपकी मर्जी है, कोई भी चिन्ह लगा दो, डॉट लगा दो, बॉक्स बना दो, कुछ भी बना दो। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, अधिकतम साक्षरता दर वाला राज्य केरल, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र जो है उसको मलाज खंड बोलते हैं, और गुजरात का सबसे बड़ा जो नगर है वो बड़ोदरा है, और उसके बाद जिसको बड़ौदा भी बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम मानचित्र में अभी देखेंगे। ध्यान रखना है कि पीडीएफ का पासवर्ड आपको वीडियो के दौरान ही बताया जाएगा। तो देखिए, नरोरा जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ही आता है, और ये कुछ इस जहाँ पे ये मानचित्र कटा हुआ है, और या चाहे ये वाली चीज़ याद रखें, बस इसी के आसपास आपको दिखाना है, ध्यान रखना है। कभी आप यहाँ दिखा दोगे उत्तर प्रदेश तो यहाँ तक है पूरा, ये उत्तर प्रदेश इधर तक है, ये पूरा उत्तर प्रदेश ही दिखाया है मैंने, इधर भी उत्तर प्रदेश है। क्यों, हमारे को पहला दिखाना है सबसे पहले सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो हमने दिखाया उत्तर प्रदेश, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं।
ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे अधिक फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया। यहाँ पे फर्स्ट वन वन नंबर आप मार्क कर देना, मैंने मार्क नहीं किया है, ठीक है, आपको मार्क करना होगा, मार्क करना पड़ेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे केरल, तो 2 नंबर केरल लगाएंगे हम, सबसे नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे 2 नंबर पे केरल लगा देंगे। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला है और इस कोने पे ये मिलता है, केरल जो है इस कोने पे, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक पूरा का पूरा केरल है, तो हम कहीं भी पॉइंट के अनुसार दिखा सकते हैं। अगर आपको उस तरह का मानचित्र मिलता है जिसमें ये क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ना कि ये आपके यहाँ से उठाया, ये आपका हो गया, फिर केरल हम दिखाएंगे तो ये आपका केरल हो गया। अगर हम इसको दिखाएं तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आपका गुजरात हो गया। इस तरह से इधर थोड़ा सा देखेंगे तो हम इधर ये थोड़ा सा राजस्थान हो गया, इसी में कटा हुआ थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा उत्तर में दिल्ली हो गया, ये उत्तर प्रदेश जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ऐसे आपको कटा हुआ मतलब जैसे मार्किंग वाला मैप मिलेगा तो आपको आसानी होगी, पर ज़रूरी नहीं है कि मार्किंग वाला मैप आपको मिले, ध्यान रखना है। दो चीज़ हमने देख ली, तीसरा जो चीज़ है आपका मलाज खंड जो है मध्य प्रदेश का एक तांबा उत्पादक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये काफ़ी नाम है इसका मलाज खंड का। तो ये आप उत्तर प्रदेश या सॉरी मध्य प्रदेश में, एमपी में दिखा देंगे तो मध्य प्रदेश से सेंटर में होता है, तो ये आपका सेंटर में जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको मलाज खंड को दिखा देंगे, ठीक है, ये रहा आपका। अब इसके बाद में तीसरा जो है आप यहाँ पे पॉइंट नंबर, यहाँ पे 3 नंबर लिख देंगे, ब्रैकेट में 3 नंबर, ब्रैकेट में 2 नंबर, 1 नंबर, ऐसे लिख देना है। जो जो क्वेश्चन के नंबर लिखे हैं ना यहाँ पे, इनको ब्रैकेट में लिख देना, डॉट दिखा देना। गुजरात का सबसे बड़ा नगर बड़ोदरा है, जहाँ पे ये मैप का कटा हुआ हिस्सा है, इस जगह पे बड़ोदरा आता है, ये आपका गुजरात का एरिया में ही पड़ता है, तो ये आपको यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको क्या बताना है, लास्ट जो है उत्तर प्रदेश का परमाणु शक्ति केंद्र जो नरोरा है, उसको आपको यहाँ पे दिखाना है, इस जगह को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें दिखानी है जो मैंने पूरे मैप में दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिंता मत करिए, आपके सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। एक ऐसा नहीं है कि 2 क्वेश्चन बता दिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए पूरा वीडियो लंबा खींचा, आपको ये करना है, 1.5 नंबर का आएगा, 1.5 नंबर में से आपको इतना मिल जाएगा, आप ऐसे करोगे वैसे करोगे, ऐसे वीडियो बहुत दुनिया भर के यूट्यूब पे छाए हुए हैं और बच्चे बड़े इंटरेस्ट से देखते भी हैं, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं। और दूसरी बात, एक खास बात बताऊं, कभी भी जब वीडियो आप देखते हैं तो वीडियो की वो देखिए आप कितने लंबी वीडियो है। अगर कोई वीडियो 5 मिनट 10 मिनट की बनी हुई है, 10 से 15 मिनट की बनी हुई है, तो उसमें सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा आपको, कभी भी किसी भी वीडियो को उठा के देखना, उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया जाता। वो केवल आपको क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, क्वेश्चन पेपर में ये आएगा, ऐसा आएगा, ये कर लो, ये रट लो, ऐसा कुछ करके आएगा और कुछ क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। लेकिन जो वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी, समझ लेना उस वीडियो में आपको सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। हाँ, किसी में हाफ मिलेगा, किसी में फुल मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो वीडियोस बनाए जाते हैं उनमें फुल सॉल्यूशंस करने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर समय नहीं रहता, लेकिन एग्जाम अगर आपके सिर पे आ गए, तो मैक्सिमम जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको फटाफट सॉल्व करके डाल दिया जाता है। लेकिन अभी अब समय है, आपके मॉडल पेपर्स जारी करे हुए टाइम हो गया है और उसको हम सॉल्व भी कर रहे हैं, 5 विषय कर चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में आपको उपयुक्त चिन्हों को साथ में चीन को देखो। सबसे पहले क्या बनना, एशिया का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है एशिया में। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। जापान का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। अमेजन बेसिन जो है पूरे ब्राज़ील में है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश जो है सूरीनाम है, ठीक है। ये 5 हम चीज़ें अंकित करेंगे अभी मानचित्र के अंदर। तो चलिए मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं। वही चीज़ दृष्टिबाधित बालकों के लिए है, यही आंसर आपको लिखने हैं। और यहीं पर ये भी दृष्टिबाधित बालकों के लिए ये भी आंसर उनको लिखने हैं, तो इसका आंसर मैंने ऊपर दे दिए हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप आर्ट्स में हैं तो आपके दोस्त साइंस में भी पढ़ते हैं, कॉमर्स में भी पढ़ते हैं, तो उनको भी आप अपने इस चैनल का रेफरेंस दे सकते हैं कि भैया इस पे सॉल्यूशन आपके सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। और भी जो आपके सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस हैं वो बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल साइंस या आर्ट्स को ही देते हैं सॉल्यूशन, हम पूरे कंप्लीट हिंदुस्तान को और सारे सॉल्यूशंस देते हैं। हमारे पास सॉल्यूशंस की कमी नहीं है, बुकों का भंडार है, शायद सबसे बड़ी लाइब्रेरी मेरे पास ही है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें जो है 5 चीज़ें हम मेंशन करने वाले हैं। चीन सबसे बड़ी जनसंख्या जिसका है, तो ये जो है ना, ये मैप जो मैंने थोड़ा सा नीले कलर में करा है ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से ये और आगे भी ये पूरा का पूरा जो चीन है यहाँ तक ये, ठीक है, इस एरिया में चीन चीन है। तो ये इसको हम डॉट से या बॉक्स से अंकित कर देंगे, ठीक है। उपयुक्त चिन्ह बताया है, बोला नहीं है कि कौन सा चिन्ह लगाना है। उपयुक्त चिन्ह यानी कि बॉक्स बना दो या डब्बा बना दो, यानी कि आप इस तरह से
छोटा सा ऐसा गोला बना दो, लिख दो चीन। या फिर आप बॉक्स बनाना चाहो तो इस तरह से आप बॉक्स बना दो, ये लिख दो चीन। तो ये आप कुछ भी उपयुक्त चिन्ह यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चिन्ह देता कि कैसा चिन्ह बना के आपको डालना है, जैसे कि दूसरे पेपर्स में मैंने सॉल्व करवाया है, आपका हिस्ट्री देखोगे उसमें, तो उसमें चिन्ह बताया था, तो चिन्ह भी आपको लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। कनाडा जो है अपने आप में यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी में है और ये उत्तर में है, ठीक है। तो ये कनाडा है, जो पूरा कनाडा है, ये छोटे 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 टुकड़े जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारा कनाडा के अंदर ही घुसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मैं अब कनाडा लिखूंगा तो यहाँ पे कहाँ लिखूँ, सबको मेंशन करना आसान नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा जो टुकड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सारे, और ये जो पूरा बड़ा एरिया ही दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा कनाडा है। वर्ल्ड का मैप उठाओगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, कलर वाइज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जापान का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। जापान भी छोटा सा मैप है जापान का, ये छोटा सा टुकड़ा जो है जापान का है। अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँ तो कुछ इस तरह से दिखाना चाहूँ, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा जापान है, ठीक है। अब ये जापान है। अब इसमें टोक्यो कहाँ बताऊँ, तो इसमें आप टोक्यो लिख करके कहीं भी एक डॉट के साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। आप आराम से दिखा सकते हैं, या गोला मार्क कर सकते हैं, ऐसे गोला मार्क कर दिया और बोल दिया भैया ये जापान है, ठीक है, टोक्यो है, टोक्यो इस तरह से गोला कर दिया, यहाँ पे बोल दिया टोक्यो है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो जब तक ये उपयुक्त चिन्ह ना दे एग्जामिनर तब तक। उसके बाद में अमेजिन बेसिन जो है ब्राज़ील में है, तो अमेजिन बेसिन को तो क्या मैं बताऊं कि अब पूरा ये अमेजिन बेसिन ही है पूरा का पूरा, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा अमेजोन ही अमेजोन दिखेगा, बहुत नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा जंगल है, विश्व का शायद सबसे बड़ा जंगल है ये। तो ये आपका ब्राज़ील के अंदर पड़ता है, ठीक है, अमेजोन बेसिन जो है ब्राज़ील में आएगा। उसके बाद में एक लास्ट जो है इसमें पूछा गया, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश सूरीनाम है, ये भी अमेजोन बेसिन के बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ पर जो छोटा सा डॉट मैंने जो बनाया है ना, अभी सूरीनाम यहाँ लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे, ये डॉट जो दिखा रखा है मैंने इस जगह पे सूरीनाम है, ठीक है, यहीं पर आपको दिखाना है, ठीक है। यहीं पे युगांडा वुगांडा बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर है आपके हैं, वियतनाम भी है छोटा सा देश, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो सूरीनाम जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 26 के 26 प्रश्नों के हमने उत्तर देखे इस वीडियो के दौरान। आपका अंतिम पासवर्ड जो है उसको नोट करिए, और ध्यान रखना है कि आप जब भी ये क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सावधानी से पढ़ें, पहले एक बार ज़रूर पढ़ें जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल हाँ फटाफट देख लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं। जब भी आप पढ़ें तो किसी चैनल पे आप विजिट करते हैं और उस चैनल से आपको उपयोगी सामग्री मिलती है, तो उस चैनल को फिर थोड़ा ध्यान से सुने समझें, उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ें। और पीडीएफ लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पीडीएफ लिंक उन्हीं की देता हूं जो वीडियो के सॉल्यूशंस ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, जिनको स्टूडेंट्स आसानी से नहीं पढ़ सकता, बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी इस वजह से। तो ये आपका लास्ट पासवर्ड जो है उसको नोट करिएगा। आपका ये जो चैनल है इसको शेयर करना भूलना नहीं है, आपको नाम याद रखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते नहीं हो, भूल जाते हो यार। लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो कम से कम, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग कितने इंटरेस्टेड हो और आपको इस चैनल से कितना बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और जैसे बताया मैंने 8469 पर आपको पीडीएफ बना करके अपना जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के लिए भेज सकते हैं। आपका नेक्स्ट जो लास्ट अंतिम पासवर्ड है वो 2022 है, तो ये वाला पासवर्ड आपको डालना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपके सारे पासवर्ड मैंने बता दिए, 3 चरणों में पासवर्ड बताए, टोटल 8 डिजिट बताए हैं, पहले दो दो करके और ये लास्ट में 4 डिजिट एक साथ में। तो ये आपका पासवर्ड है। तो कुल मिला करके आपका ये सॉल्यूशन दे दिया मैंने। इससे पहले 5 विषय आपके कंप्लीट करा दिए हैं। स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपके कौन कौन से विषय जो हैं सॉल्व करा दिए गए हैं, मैं नीचे लास्ट में लिखना भूल गया, तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका मैंने बताया था वो इसी चैनल के ऊपर बता दिया था मैंने, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री और अभी ज्योग्राफी आप देख रहे हैं, इन सभी को सॉल्व कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको मज़ा आया होगा, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल गए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें इस चैनल को, ताकि उनकी भी भलाई हो सके, उनकी भी मदद कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।